So, okay, welcome back. And next we are going to discuss about the section C. ये है हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन. सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, when does corpus luteum degenerate? Explain the immediate consequence of its degeneration in human females. तो कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है? आफ्टर ओवुलेशन हमारे पास जो रप्चर्ड फॉलिकल है दैट हैज़ बीन चेंज इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम, अ येलो कलर मास, एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम हेल्प्स टू सिक्रीट द प्रोजेस्ट्रॉन. और ये प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ग्रो भी करती है और मेंटेन भी करती है प्रेगनेंसी के रिगार्ड से. तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होता है तो क्या होगा? व्हेन डज कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट? कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट एट द एंड ऑफ द ल्यूटियल फेज ड्यू टू द फॉल ऑफ LH हार्मोन. तो जैसे ही LH के लेवल्स फॉल करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजेनरेट करना शुरू हो जाता है. एज अ रिजल्ट प्रोजेस्ट्रॉन ऑल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट कर रहा है. एक्सप्लेन द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस. एज द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट देयर इज द fall in the levels of the progesterone, and as soon as the progesterone level declines and reach up to its minimum limit, there is the menstruation. यानी कि menstruation जो है वो दोबारा से begin हो जाती है, menstrual cycle begins. तो corpus luteum degenerate at the end of the luteal phase. क्यों? Due to fall in the levels of LH. और immediate consequence क्या हुआ? It is a start of the bleeding phase, or we can say the menstrual phase. क्यों? Due to decline of the progesterone level. Describe the development of endosperm in coconut. तो sexual reproduction in flowering plant से क्वेश्चन आ गया. Now endosperm कहाँ से बनती है? Primary endosperm nucleus. डबल फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि आउट ऑफ 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स में से जो एक मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है आपके एग न्यूक्लियस के साथ, और दूसरा करता है जो सेकेंड मेल गैमेट है, दिस इज गोइंग टू फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई और बनता है 3N न्यूक्लियस, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. नाउ इफ दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि 3N है उसमें कैरियोकाइनेसिस हो रहा है और साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, यानी कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, और अगर इस तरह से बनता है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एंड एग्जाम्पल इज कोकोनट वाटर. और अगर इसमें इस तरह से सेलुलराइजेशन होनी शुरू हो जाती है, यानी साइटोकाइनेसिस होना शुरू हो गया, सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म द सेलुलर एंडोस्पर्म, as happens in case of the कोकोनट कर्नल, यानी कि जो नारियल की गिरी वाला पार्ट हम खाते हैं वो उसकी सेलुलर एंडोस्पर्म है, और जो नारियल का पानी है वो उसका लिक्विड एंडोस्पर्म है. तो उन्होंने बोला डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इन कोकोनट. तो आंसर हमें क्या देना है? इन कोकोनट देर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन. 2 टाइप्स कौन सी? नंबर 1 इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसमें मैंने बताया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट साइटोकाइनेसिस. देन द सेलुलर एंडोस्पर्म. सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या हुआ? द न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म एज इन कर्नल. और फ्री न्यूक्लियर में कोकोनट का जो टेंडर कोकोनट वाटर होता है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. Then refers to the figure of the lac operon. तो let's have the next question. अब lac operon का क्वेश्चन आ गया, तो इसका मतलब they are asking from the molecular levels, यानी कि जेनेटिक्स से आपका क्वेश्चन आ गया है आपका. सो आपके पास ये lac operon है. सबसे पहले तो lac operon किसकी एग्जाम्पल है? lac operon में लैक्टोज एज अ इंड्यूसर काम करती है, यानी इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द इंड्यूसिबल operon. तो there are 2 different types of operon. What is operon? Operon is the group of the genes controlling a particular function. Now, name the molecule X synthesized by I gene. How does this molecule get inactivated? अब this I gene here is the regulatory gene.
P gene here is a promoter जहाँ पे RNA polymerase ने bind करना है. O is operator and this Z, X, Y they are structural genes. I gene, that is a regulatory gene, this forms a molecule which is called as repressor. इस रिप्रेसर का काम है ये जाकर ऑपरेटर पे बाइंड करेगा ताकि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड ना कर सके, मतलब करता है तो आगे वो चल नहीं सकता क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक हो गया आपका. अब नेम द मॉलिक्यूल एक्स सिंथेसाइज्ड बाय आई जीन. माय आंसर गोज टू, दैट इज मैंने बता दिया, दिस इज द रिप्रेसर. How does this molecule get inactivated? This molecule get inactivated with the help of inducer. And what is that inducer? Inducer is lactose or allolactose. So inducer is this. Which one of the structural gene code for beta galactosidase? Z stands for, जो Z gene है structural gene का, ये है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए. Y is for the permease which allows the entry of the lactose in the cell, and A stand for the trans-acetylase. तो A जो है वो trans-acetylase को कोड करता है जिसका फंक्शन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है. बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम है लैक्टोज को ब्रेकअप करना गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में. When will the transcription of this gene stops? यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज की ट्रांसक्रिप्शन कब स्टॉप होगी? जबकि आपका रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड करता है. रिप्रेसर व्हेन, आपने पहले क्वेश्चन ऐसे लिखना है, द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस जीन यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज विल स्टॉप व्हेन रिप्रेसर बाइंड्स with operator. So RNA polymerase cannot bind with promoter. तो उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा. ओके, एक्सप्लेन द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन टेकिंग वन एग्जाम्पल फ्रॉम द प्लांट्स. व्हाट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या हुआ कि डिसिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं but they are performing similar kind of functions. So that is what you call the development of the dissimilar structures towards the common function, यानी कि that is convergent evolution. तो अगर आपने प्लांट्स के अंदर एग्जाम्पल देना है तो हम एनालॉगस ऑर्गन की एग्जाम्पल दे सकते हैं. सो एनालॉगस ऑर्गन्स में वी कैन हैव एग्जाम्पल ऑफ स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो. दोनों एनालॉगस ऑर्गन्स हैं और दोनों कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं. स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है और पोटैटो जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है. डिसिमिलर स्ट्रक्चर्स सेम नहीं है आपस में, यानी कि स्ट्रक्चर्स हैविंग डिफरेंट ओरिजिन बट इवॉल्व टुवर्ड्स द कॉमन फंक्शन. और कॉमन फंक्शन क्या है इसमें? दैट इज फूड स्टोरेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द बैरियर्स इन द इनर इम्यूनिटी आर गिवन बिलो. आइडेंटिफाई A, B and C and D. स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी मैं बात कर रही हूँ फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर्स की. प्रेफर करिए हम वही वर्ड यूज़ करें जो NCERT के अंदर हो. फिजियोलॉजिकल बैरियर डैश इन ईयर, यानी कि हम बात कर रहे हैं ईयर्स इन ईयर. साइटोकाइन बैरियर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरफेरॉन्स. एंड सेलुलर बैरियर्स में WBCs एंड वी कैन हैव लिम्फोसाइट्स. ठीक है, लिम्फोसाइट्स या WBCs के साथ इवन यू कैन स्पेशल लिम्फोसाइट्स, जैसे NK सेल्स के बारे में बात कर रहा है, या स्पेशल लिम्फोसाइट NK सेल, और इवन आप मैक्रोफाजेस की बात भी दे सकते हैं. तो स्पेशल लिम्फोसाइट्स, NK सेल्स एंड मैक्रोफाजेस. वाई शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स बिटवीन टू इंडिविजुअल इज नॉट रिकमेंडेड? बिकॉज, यहीं से आंसर उठाइए, शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इज नॉट रिकमेंडेड because number one, in high chances or increased chances of STDs such as HIV infection, hepatitis B infections.
So that's it. Write the scientific names of the causal age organisms of amoeboisis. It is the ant amoeba, histolytica. Elephantiasis is caused by Wuchereria. देन रिंगवर्म्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शन की. रिंगवर्म्स के लिए यू हैव एग्जाम्पल ऑफ द टीनिया की एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, और वी कॉल दम एज डर्मेटोफाइट्स. रिंगवर्म्स में इन ह्यूमन मेंशन द बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड बाय देम. अमीबायोसिस के केस में अगर हम इसको क्वेश्चन को इस तरह से पुट करेंगे, ये अमीबायोसिस है, ये एलिफेंटियासिस है, ये रिंगवर्म है. अब इसने पूछा है यहाँ पे आप दे दीजिए कॉजेटिव एजेंट क्या है, और यहाँ पे दे दीजिए बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड क्या है. तो बहुत इजीली आपके पास पता लग जाएगा. कॉजेटिव एजेंट जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या है, और उसके बाद बॉडी पार्ट्स में अमीबा का जो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका लार्ज अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, तो हम वो दे सकते हैं. नाउ एलिफेंटियासिस, दिस इज़ द ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द लिम्फ, यानी कि लिम्फ कैपिलरीज एंड वेसल्स. और रिंगवर्म्स आपका स्किन, हेयर एंड नेल्स. ठीक है जी, तो ये दे सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें सेक्शन सी का, आइडेंटिफाई ए बी सी डी इन द फ्लो चार्ट गिवन बिलो दैट रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, यहाँ से लिया हुआ क्वेश्चन है. यहाँ देखिए आपके पास एंजाइम ए एंड बी कटिंग फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए रिस्पेक्टिवली, यानी कि डीएनए को कट करने की कैपेसिटी किसके पास होती है? आंसर इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप फॉरेन डीएनए को काटोगे, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही हमने वेक्टर डीएनए को काटना है. तो यहाँ भी हमारा आर ही आ गया. देन उसके बाद दोनों को ज्वाइन किया, तो जॉइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड, यानी हम बात कर रहे हैं डीएनए लाइगेज की. और क्वेश्चन में भी इसने पूछा है स्टेट द रोल ऑफ सी. तो सी इज द डीएनए ligase. And what is the role of the DNA ligase? It helps in joining sugar phosphate bond. Formation of sugar phosphate bond between two nucleotides. तो ये एब्रीवेशन मैंने between के लिए लिखी है. Explain giving one example. So that was identify A, B, C and D. ओके, नाउ डी आपने क्या किया? डी हमने ए बोल दिया, बी बोल दिया, बी भी आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है. देन सी आपका डीएनए लाइगेज हो गया, और डी आपका हो गया इसमें अब डी इसमें मेंशन नहीं है. डी आप एंजाइम को भी ले सकते हो इसमें, आई मीन जो भी होस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसीजर्स होते हैं वो भी है. डी आपका यहाँ पे होस्ट भी पूछा जा सकता है. अगर इकोलाई है तो मैं इसको कॉम्पिटेंट होस्ट लिखूंगी, अगर वो इसको पूछना चाह रहा है, बिकॉज इट्स नॉट मैंशनड ओवर हेयर डी किस चीज़ के लिए. या फिर मैं डी यहाँ पे लिखूंगी जैसे हमने इसको डाला, तो दिस डी कैन बी द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉम्पिटेंट होस्ट. आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. एक्सप्लेन गिविंग वन एग्जाम्पल हाउ को एक्सटिंक्शन इज द वन ऑफ द कॉज ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. को एक्सटिंक्शन का मतलब क्या हुआ कि दो स्पीशीज आपस में इकट्ठे रह रहे हैं. लिस्ट द 3 अदर कॉजेस. देयर आर 4 कॉजेस ऑफ द एक्सटिंक्शन जिसको हम इवल क्वाड्रेट कहते हैं. उसमें पहले है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. सेकंड हमारे पास आता है हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन और लॉस. थर्ड हमारे पास आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज. एंड फोर्थ इज द को एक्सटिंक्शन. नाउ को एक्सटिंक्शन क्या होता है? इफ 2 species are mutually
in mutual association or in symbiotic association, they are tend to or they can be extinct. Rather, हम مثلا chances of extinction between co-evolved species. So what is co-extinction? Co-extinction का मतलब हो गया extinction between the co-evolved species. Now उसने पूछा give one example. पहले तो आप इसकी definition देंगे extinction between co-evolved species. उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं वन टू वन पॉलिनेशन की एग्जाम्पल दे सकते हैं. आप ऐसे भी शुरू कर सकते हो कि द स्पीशीज विच शो द को एवोल्यूशन or which have the mutually benefited relationship or symbiotically benefited relationship. If one species is going to be extinct, the other is definitely going to be extinct because they are dependent upon each other. The classical example is one-to-one pollinator between fig species and the wasp. Fig species and wasp ये दे सकते हो. सेकेंड आप एग्जाम्पल दे सकते हो एज इन ऑर्चिड्स. ऑर्चिड्स में जो ओफाइरस है, ओफाइरस एंड द फीमेल जो इंसेक्ट है वैस्प है और फीमेल बी, इट हैज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिकॉज दिस वैस्प यूजेस द फ्रूट फॉर इट्स ओवी पोजिशन और उसके सीड्स को अपने लार्वा को फीड करने के लिए वो यूज़ करती है. सो दिस uses the fruits for its oviposition and uses the seed to feed its larva, and in this way the flower get pollinated. Another example हम ले सकते हैं the Mediterranean orchid, that is the Ophrys and the bee. One of the petal of the Ophrys resemble with female bee. So this is a case of the sexual deceit where the male tries to copulate on the flower, taking it as a bee, and in turn takes the pollen from there. When it sits on the other flower, it transfers the pollen. So this is a unique mechanism of pollination where is one-to-one direct mutualistic interaction. So अगर तो कल को पैटर्न चेंज हो, इफ एनी चेंज इन द पैटर्न ऑफ द फ्लावर और मे बी एनी काइंड ऑफ द थ्रेट टू द बी, देन द बोथ विल बी एक्सटिंक्ट क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जो हैं वो डिपेंडेंट हैं. सो थैंक यू. इन द नेक्स्ट सेक्शन डी जो 4 मार्क्स का है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके साथ. सो लेट वी जस्ट डिस्कस वन बाय वन. कोई चीज़ नहीं समझ आती या आपको कहीं डाउट है तो प्लीज़ डू राइट इन आवर कमेंट बॉक्स. वी विल बी हैप्पी टू आंसर यू बैक. आवर ओनली मोटो इज़ कि आप अच्छा परफॉर्म करें और सब्जेक्ट का बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकें. थैंक यू. सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट सेक्शन डिस्कशन.